की हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक नई दिल्ली में 24 जून को होने वाली है। विपक्ष ने इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। अब तक हिंसा में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मणिपुर हिंसा पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस चर्चा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। मणिपुर में चूड़चांदपुर में 3 मई को जो हिंसा भड़की थी, इस हिंसा में लगातार घर जलाए जा रहे हैं, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, जवान घायल हो रहे हैं। 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी तादाद में आम नागरिक बेघर हुए हैं, शरणार्थी कैंपों में सहारा लेकर बैठे हुए हैं। अब जाकर लगभग 50 दिन के बाद इस हिंसा पर मंथन के लिए, चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम ट्विटर पर दी। लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई है। ये घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के तुरंत बाद हुई। हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक भी हैं, उन्होंने 10 जून को इंफाल का भी दौरा किया था और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और कई राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात की थी। लेकिन इससे पहले बुधवार को एक और बात हुई थी। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश दिया था और कहा था कि मणिपुर को गहरा घाव इस हिंसा ने दिया है। मैं चाहती हूं कि पहले स्ट्रेट टॉक के दर्शकों को सोनिया गांधी का ये वीडियो संदेश दिखाया जाए, उसके बाद स्ट्रेट टॉक की शुरुआत करते हैं। It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. तो ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सोनिया गांधी का जो वीडियो मैसेज आया है, आखिर इन सभी बातों का क्या मतलब है? क्या अब मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उसका कोई समाधान निकाला जा सकेगा? 24 जून को जब ये विभिन्न दल बैठेंगे एक दूसरे के साथ, तो किन चीज़ों पर बातचीत होगी, इनको समझेंगे। लेकिन इस बीच हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके भी हम जवाब समझने की कोशिश करेंगे आज के सीधे संवाद के जरिए। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को हमारे जो आज के प्रश्न हैं वो दिखाए जाए कि मणिपुर की जो हिंसा है इसकी स्थिति पर यह सर्वदलीय बैठक, जिसे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये राजनीतिक उद्देश्य की वजह से बुलाई गई है, क्योंकि इसके एक दिन के बाद ही पटना में विपक्षी एकता की बैठक, अहम बैठक, जिसमें कि लगभग सभी विपक्षी दलों के अहम चेहरे पहुंच रहे हैं। विपक्षी की दल की बैठक से एक दिन पहले ऑल पार्टी मीट क्या दर्शाता है, ये भी आज के स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश करेंगे। विपक्ष क्या इस सर्वदलीय बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिविटीज है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, वो पटना में होने वाली मीटिंग को लेकर चल रही हैं। एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी और दूसरी तरफ ऑल पार्टी मीट। आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी बताती है केंद्र की?
क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कई नेता मणिपुर के बैठे हुए हैं दिल्ली में, लगभग 10 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से मिलने का वक्त उन्हें नहीं दिया गया और 10 मिनट के लिए भी पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि वो अमेरिका रवाना हो गए। इस बात का भी गुस्सा मणिपुर के स्थानीय नेताओं में और खासकर मणिपुर में जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये जो सर्वदलीय बैठक है, इस पे इसके सफल होने की कितनी उम्मीद है, ये सब आज चर्चा का विषय रहेगा, चर्चा के सवाल रहेंगे। तो आइए दर्शकों को हम अपने आज के पैनलिस्ट से मिलवा देते हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जो कि ट्राइबल इश्यूज एक्सपर्ट भी हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और रविशंकर रवि जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दैनिक पूर्वोदय और डीडी गुवाहाटी से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर रवि जी, आपका भी स्ट्रेट टॉक में। क्योंकि मसला मणिपुर का है, तो मैं ये सीधा रवि जी आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लगभग 50 दिन हो गए हिंसा को और 110 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं और अमित शाह का दौरा भी हो चुका है। इसके बावजूद जो हिंसा है वो थम नहीं रही है। सर्वदलीय बैठक क्या समाधान के लिए उठाया गया देर से उठाया गया कदम है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देर से उठाया गया सही कदम है, क्योंकि इन्होंने सारे प्रयास कर लिए। अभी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अशांति की स्थिति है, ये दो समुदाय के बीच जो गैप है, जो खाई पैदा हो गई है, उसको कैसे भरा जाए और कैसे संवाद का सूत्र निकाला जाए। हर स्तर पर प्रयास हुआ। राज्यपाल के स्तर पर बनी शांति समिति का कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि जो प्रमुख कुकी संगठन के नेता है वो समिति में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनका विरोध सीधा मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ है। तो ऐसे में अब सभी पार्टियों के साथ बैठकर ही केंद्र सरकार कोई समाधान का रास्ता निकालना चाह रही है, क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। खास करके श्रीमती सोनिया गांधी ने जो मार्मिक अपील की है और जिस तरह से उन्होंने कहा है, उस तरह से अपील अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आई। तो और दूसरी बात यह है कि मणिपुर में लोगों का सिर्फ समुदाय के ही लोग नहीं, अब मैतेई समुदाय के जो विभिन्न संगठन है उनमें भी नाराजगी बढ़ती जा रही है कि केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है जी। क्योंकि मणिपुर के विभिन्न संगठनों के लोग वहां पर 10-10, 15-15 दिनों से बैठे हुए हैं और खुद कांग्रेस के मणिपुर कांग्रेस के जो नेता है वह भी वहां थे, वे लोग भी मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से, लेकिन किसी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। तो आगे समाधान का सूत्र कहां से निकलेगा? अगर उस राज्य के संगठन और वहां के नेता के साथ आप संवाद स्थापित नहीं करते हैं तो समाधान कौन निकालेगा? दिल्ली में बैठकर आप इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। मणिपुर की मौजूदा समस्या का समाधान मणिपुर के लोगों के साथ मिलकर निकालना होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय पर ये दबाव पड़ रहा था और स्थिति के आकलन के लिए नेडा के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां पर भेजा गया था और वह जाकर दिल्ली में गृह मंत्री से मिले हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, हो सकता है उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए होंगे और उसके बाद सर्वदलीय बैठक घोषणा की गई है। अच्छी बात है, सर्वदलीय बैठक में कोई एक फैसला हो जिससे मणिपुर में जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो खाई बनी हुई है, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, दोनों समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कोई एक समाधान का सूत्र तो निकालना ही होगा। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रवि जी, लेकिन आपकी बातों से स्पष्ट है कि ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शर्मा से मुलाकात के बाद इसका फैसला लेते हैं तो एक राजनीतिक दबाव का सामना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर चुप्पी क्यों हो, या फिर वो मणिपुर के जो नेता है या फिर समुदाय के जो प्रतिनिधि उनसे मिलने में क्यों हिचक रहे हैं? इस सब पर समझूंगी कि आखिर
क्या बात है, और जो कि इससे कतरा रहे हैं, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी का जो मैसेज आया है उसके बाद केंद्र सरकार जागी और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में क्या सकारात्मक नतीजे निकलेंगे, इस पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है स्ट्रेट टॉक में, और आइए दर्शकों को लेकर चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। अजय शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए। अजय शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक दिन पहले, एक शाम पहले ही, तुरंत पहले ही, बल्कि बुधवार की ही बात है कि सोनिया गांधी का मैसेज जारी होता है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी जाती है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इस बिंदु को हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि 23 जून को पटना में अहम बैठक हो रही है विपक्षी दलों की। तो इस बीच शर्मा से मुलाकात के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री का ये फैसला कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए मणिपुर हिंसा को लेकर, आखिर क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? क्योंकि पीएम मोदी तो कतरा रहे हैं, शायद हिचक रहे हैं मणिपुर की समस्या पर लोगों से मिलने से भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप याद करिए कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वहां वायदा किया। ये कहा था कि अब से आप पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी नहीं, मेरी। तो मैं सब इस्तेमाल खुद किया था। अब जब मेरी है, और आप खुद ही बता चुके हैं कि जिस तरीके से लगभग 50 दिन होने आ रहे हैं, और जिस तरह से ये घटना लगातार बढ़ती गई, इस बात में भी नहीं समझा वजह क्या थी। वजह इसके पीछे खुद में भारतीय जनता इस पूरी हिंसा, पूरी घटना के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। उसने जिस तरीके से पुष्टिकरण की, क्योंकि अभी भी देखिए 60 लोग विधानसभा है, 60 में से 40 मैतेई समुदाय से हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उसमें स्थित है। और यही बात जब तो अब गए हेमंत बिस्वा शर्मा, इस बात को लेकर कई सवाल उठाया वहां के लोगों ने। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है यहाँ की? तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो ना तो उनकी सरकार है और ना ही दिल्ली की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? तो उन्हें लौटना होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, तब बुलाई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के जाने के पहले क्या 1 घंटे का वक्त नहीं तय किया जा सकता था? इतने दिन से चल रहा था, प्रधानमंत्री तमाम व्यस्त थे, प्रचार कर रहे थे, हिंसा हो रही थी, इतनी घटनाएं थी, केंद्र के मंत्री के घर को भी बता दिया गया, मध्य प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ भी हुआ, भाजपा के 9 कर्मचारी हमले हुए। इसके अलावा जो क्या बता चुके हैं, तकरीबन 150 के आसपास का आंकड़ा बताया गया है, तो लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। आप ये समझिए वहां की छोटी सी आबादी, और वहां पर सुरक्षा के नाम पर वहां की पुलिस तो है, करोड़ के राज्यों से किया गया है, और उसके अलावा गृह बलों के 60,000 से अधिक बल तैनात किया गया। इतनी बुरी स्थिति, और उसके बाद भी इसका दिक्कत सिर्फ बैठ के समाधान करने का था। दोनों के नेताओं के साथ में तत्काल बैठते थे, गलतफहमियों को दूर करते, और कैसे कैसे किसके हक नहीं मारे जाएंगे, किसका क्या होगा, हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, यदि ये बता देते शायद ये होता ही। लेकिन भाजपा को शायद इससे फायदा है, एक समुदाय विशेष के लोगों को करके वो जिस तरह से केंद्रित करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं कि जो संकट है उसको हमने देखिए दबा दिया। आपको अपने अनुसार खड़े हुए, आपको हमने खुली छूट दी। लेकिन अजय जी, रवि जी कह रहे हैं कि अब गुस्सा तो इतना बढ़ गया है कि मैतेई समुदाय के भी कुछ जो लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं भाई। आप एक बात है, हिंसा 4 दिन तो ठीक लगेगी कि हमने 4 को मार दिया उनकी, लेकिन अंत में जब हमारे भी मारे जाएंगे, उनके भी होंगे, सब कुछ होगा, उस स्थिति में क्या होगा? काम धंधा सबका प्रभावित होगा, बहुत सारी चीजें और प्रभावित होंगी, बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कौन खुश रहेगा? जो सोचता है कि हम अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, सॉरी बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों को मार के खुश कर लेंगे, लेकिन यदि अल्पसंख्यक आक्रामक हुआ तो मारे तो दोनों जाएंगे ना। और जब दोनों पर हमला होगा
तो नुकसान तो उसका होना है, नेता का नहीं होना। हम करेंगे, आप करेंगे, लेकिन वो लोग जो फील्ड में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, दुकान चला रहे हैं, जो प्रतिष्ठान चला रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, ये दौलत पैसा है। तो आप बताइए, मानवता प्रति अपराध और इस हिंसा की पूरी नींबू जो बहाना दिया जा रहा है हाईकोर्ट के उस जजमेंट, हाईकोर्ट के जजमेंट में ये नहीं है जिस तरह से इस तरह करने की, उस जजमेंट को यदि कायदे से फॉलो करते, दोनों को बैठा के फॉलो करते, तो शायद समस्या ही नहीं। क्या ये खाना पूर्ति है सर्वदलीय बैठक की घोषणा? जी, क्या ये घोषणा जो हुई है सर्वदलीय बैठक की खाना पूर्ति लग रही है आपकी, कि सिर्फ ये संदेश जाए कि सोनिया गांधी के वीडियो संदेश तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार सभी दलों के साथ मिलकर बैठकर इस मसले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है? स्वाभाविक सी बात है, ये सिर्फ एक दिखाने, देखिए होता है खाने का मुंह अलग दिखाने का अंतर, तो वही स्थिति है कि खाने और दिखाने का दोनों अलग अलग है। इनको कहीं किसी से संपत्ति नहीं है, इनको नहीं है कि मानवता बचे, लोग बचे, इनको है कि हमारा वोट बैंक कैसे सदे और हम संदेश कैसे दें। क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका में 75 सांसदों ने जो दिया है लेटर, उसमें चित्र किया है भारत के अंदर होने वाली हिंसाओं और चीजों को, और इस कारण से ये संदेश देना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहा है कि नहीं हम संजीदा है, हम करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ अपना चेहरा ढकने के लिए है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों में कैसे हम, यदि कोई बात आ जाए तो हम कैसे कहेंगे। जी, हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़े हुए हैं, जो कि देश की जो ये तमाम जनजातियां हैं या फिर समुदाय हैं, उनको बहुत करीबी से समझते रहे हैं और लंबा अध्ययन भी है इस विषय पर इनका। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या बहुत देर हो गई ये सर्वदलीय बैठक की जो अब बात हो रही है या फिर कोशिश हो रही है, 24 जून को हम क्या उम्मीद लगाएं कि विभिन्न दलों के साथ बैठेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और कोई समाधान निकाल पाएंगे? क्योंकि पीएम से मिलने के लिए मणिपुर के लोग, नेता, विपक्ष के नेता, इन जनजातियों, इन समुदाय के प्रतिनिधि 10 दिन बहुत कम नहीं होते हैं, काफी वक्त होता है, और अगर समाधान की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से होती तो इन 10 दिनों में 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट का भी वक्त निकाला जा सकता था। सर्वदलीय बैठक का क्या फिर यहाँ पर औचित्य नजर आता है? देखिए नेहा जी, देर तो हुई है, देर इसमें हुई है कि इस देश में जो आजादी के बाद का जो 8वां दशक चल रहा है, उस दशक के आते आते देश के एक उत्तर के इलाके या जो समूचे भारत को यदि आप उत्तर दक्षिण में बांटे, पूर्व पश्चिम में बांटे, तो एक तरफ तो विकास बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि पूर्वोत्तर में आप जाए तो ऐसा लगता है कि वो जो 7 सिस्टर्स हैं, वो एक बाप की ऐसी, एक पिता की ऐसी संतान है जो संपत्ति के लिए लगातार लड़ती है। और आप यदि अरुणाचल को छोड़ दें तो हालात ऐसे हैं कि वो न केवल संपत्ति के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के खून की प्यासे भी हैं। तो देर इसमें हुई है कि वहां पर जो लोकतंत्र है वो सही तरीके से डेवलप क्यों नहीं हो सका, देर इसमें हुई है कि वहां पर विकास क्यों नहीं हो सका, देर इसमें हुई है कि वहां पर जो विभिन्नता है, विभिन्नता में जो एकता स्थापित होना थी, उसके बजाय विभिन्नता में अलगाव क्यों आ गया। और यह जो देर होते होते हर काम में देर हुई है, बातचीत में भी देर हुई है, और सबसे बड़ी बात है देर तो वहां के जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कर दी है कि वो आखिर मणिपुर को जलता हुआ क्यों देखते रहे, जबकि जनजाति जो समाज होता है तो एक बात स्पष्ट होती है कि आप बातचीत कर लेंगे, आप हिंसा के लिए तैयार नहीं है। तो जनजाति समाज वहां पर इतनी विभिन्नता है, तकरीबन 400 जातियां रहती है, 35-40 जो जनजातियां है वहां पर नागा और कुकी का लंबा जो इतिहास रहा है, वहां पर हिंसक इतिहास रहा है, वहां पर आपने मैत्री समुदाय को भी तैयार कर दिया। और आप जब किसी राज्य के, देखिए आप इलेक्शन बोर्ड में रहते हैं ये या किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी जगह, लेकिन आप जब संवैधानिक पद पर बैठ जाए, वहां पर मुख्यमंत्री होने के बाद भी आप नैतिक समाज का प्रतिनिधित्व करें, तो यह न केवल उस राज्य के लिए घाती है, लेकिन पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए भी
यही बात रवि जी ने भी कही, यही बात रवि जी ने भी कही। बात सिर्फ मैतेई और कुकी के समुदाय के बीच गुस्से का नहीं है, अब तो मानवता की बात हो रही है और मैतेई समुदाय जो है उससे भी जो है गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर क्यों समाधान हिंसा का नहीं निकाल पा रही है सरकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ यहाँ पर, माफ कीजिएगा प्रोफेसर आपकी बात सुनेंगे लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद सुन पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और समझेंगे कि आखिर क्यों जो है मैतेई समुदाय में भी गुस्सा अब सरकार के प्रति दिखने लगा है, क्योंकि समय एक एक करके काफी गुजर रहा है और हिंसा भड़क रही है। यहां तक कि इस तरह की भी तस्वीरें मणिपुर से सामने आई हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहिष्कार किया है मणिपुर की जनजातियों ने। सीधे लेकर जाना चाहूंगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप के पास और मैं चाहती हूँ कि पहले उनकी बात पूरी सुनी जाए और उसके बाद फिर मैं रवि जी के पास जाना चाहूंगी कि कुछ सवाल हैं जो रवि जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, नेहा जी देखिए देर तो हुई है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप एक इम्फाल में 60% जनता 60% जनता बच गई है और मैतेई समुदाय जमीन की बात कर रहा है। आपको मैतेई समुदाय को जमीन देना है तो ये राज्य का मसला, इसके लिए कोई संवैधानिक बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट गांव बसा सकते हैं, आप स्मार्ट शहर बसा सकते हैं, आप मैतेई समुदाय के लिए जमीन की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर आप इन चीजों को हिंसा में धकेल के राज्य को अपना वोट बैंक सिर्फ पक्का क्यों करना चाहते हैं? तो यदि राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल चुनाव तो जीत ले, लेकिन यदि वो पद पर जाने के बावजूद, यदि वो सत्ता में रहने के बावजूद इस प्रकार का उनकी जो नीतियां होगी तो इसका प्रभाव इस देश की विविधता पर पड़ सकता है। जी, यानी जी नहीं, छोटी सी बात कहूंगा, दिक्कत यह है कि ये 75 साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य है वो अपनी समस्याओं का खुद हल करना ही नहीं चाहते, उनको हर बात के केंद्र की ओर देखते हैं। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है और यह जो विभिन्नता है उसमें अलगाव क्यों पनप रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ देखिए बातचीत हर मसले का हल है, आप आज कीजिए या कल कीजिए, अंततः सर्वदलीय बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर ईश्वर से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि इस सर्वदलीय बैठक के बाद कम से कम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए। जी क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक समस्या है कि ये कहीं ना कहीं इसके केंद्र में राजनीति नजर आती है। रवि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये राजनीतिक समस्या है तो राजनीतिक समाधान ही जो है इसका संभव हो सकता है। अब जब सर्वदलीय बैठक हो रही है तो क्यों नहीं इस बैठक में उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाए जो कि मणिपुर के प्रतिनिधि है, मणिपुर के विपक्षी दल के नेता हैं? क्या उम्मीद लगाएं कि उनको भी आमंत्रित किया जाएगा इस ऑल पार्टी मीट में? देखिए ये इतना सारा डिटेल तो मेरे पास नहीं है कि मणिपुर के लोगों को बुलाया है या जो विपक्षी दल है उनके केंद्रीय नेतृत्व को वहां पर बुलाया है, लेकिन निश्चित रूप से मणिपुर के जो विपक्षी दल और जो सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको भी बुलाया जाना चाहिए ताकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो उस पर बातचीत हो। दूसरी बात मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की थी मणिपुर सरकार को कि मैतेई समुदाय के लिए एसपी का दर्जा लेने के लिए आप लोग पहल करें, आगे की कार्रवाई करें, और ये कोई फैसला नहीं था। और जब कोई भी कोर्ट इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे उनकी अपनी कुछ मंशा होती है, अपने कुछ विचार होते हैं। तो इस तरह की एडवाइजरी क्यों जारी की गई उस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह एक एडवाइजरी मणिपुर हाईकोर्ट की तरफ से दायर की गई। दूसरी बात यह है कि वहां के मुख्यमंत्री लगता था या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो 40 सीटों पर उनका दबदबा है, तो अगर क्योंकि नाराज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन स्थिति हो गई है उल्टी। अब जो लगातार हिंसा हो रही है और जो आम लोगों को मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार कर्फ्यू की वजह से, गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, खाने पीने की चीजें, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनकी दुकानें बंद है तो उनके सामने जीने की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए और ये कि केंद्र सरकार को जिस ढंग से बात करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है,
तो दिल्ली में मैकई संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उन्होंने भी वहां पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और यह उम्मीद की जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि उस सर्वदलीय बैठक में एक सर्वदलीय अपील जारी हो कि सभी संविधाओं से कहा जाएगा कि आप लोग हिंसा आइए बात करें, क्योंकि देखिए इसमें कई फैक्टर, सिर्फ मैकई भी है और फिर मैकई लोगों की घर वापसी का भी जो प्रयास चल रहा था, जो मैकई हिंदू थे वो क्रिश्चियन बन गए, उनको भी वापस घर वापसी का प्रयास चल रहा था। दूसरी तरफ कुकी संगठनों में एक ऐसा ग्रुप है जो अफीम की खेती करता है, उनका इंटरेस्ट उसमें है, धान की खेती करते हैं क्योंकि अफीम की खेती में उनको ज्यादा लाभ होता है, और उनका म्यांमार के विभिन्न गैंग के साथ है जो गोल्डन ट्रायंगल तक अफीम को ले जाता है। तो वो एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ी डील है। एक तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, दूसरा इधर ये ईसाई वर्सेस हिंदू को बना उसको रंग देने की कोशिश हो रही है। तो इन तमाम चीजों को अलग रखकर सबसे पहले कुकी और मैकई समुदाय के बीच में संवाद की स्थिति पैदा करनी होगी, और अगर कोई स्थिति पैदा नहीं हुई तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी रवि जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लगातार ये मांग हो रही है कि पीएम मोदी जो है वो क्यों चुप है, या फिर उनकी तरफ से कोई जो है इसमें गंभीरता का क्यों प्रदर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि पीएम मोदी एक संदेश भी दे देते तो शायद वहां पर फर्क पड़ जाता। और आपने भी ये बात कही है कि अगर पीएम मोदी ने कुछ संदेश दिया होता तो हो सकता था कि वहां पर जो लोग हैं या फिर जो हिंसा हो रही है उस पर कोई फर्क पड़ जाए। आपको लगता है कि इस मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को देखते हुए कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी या फिर कोई बड़ा रिजल्ट निकल कर आएगा? क्योंकि अमित शाह तो पहले भी 4 दिन के लिए मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद हिंसा जो देख रहे हैं कि बीजेपी के एमएलए के घर में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर के प्रति मणिपुर के लोगों की बहुत ही अच्छी भावना है, और खास करके देखिए मणिपुर जिस स्थिति में था, मणिपुर में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो पिछले 5 वर्षों में मणिपुर में शांति रही, और नागा वर्सेस मैकई संगठनों का जो चल रहा था, नाकेबंदी, बंद, धरना प्रदर्शन, वो सब रुक गया था। लोग बड़ी राहत महसूस कर रहे थे, और मणिपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका रही है। मोरे को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये इसलिए मणिपुर के लोगों की ये अपेक्षा रही कि हमारे साथ जो क्राइसिस हुई है वह प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। उनको आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो इसके या तो उन्हें इस भयावह स्थिति की जानकारी नहीं दी गई है, दूसरा ये है कि या तो वह किसी खास वजह से अभी तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन वो खास वजह क्या आप बता सकते हैं? रवि जी, मेरा अनुरोध है कि क्या वो खास वजह क्या हो सकती है, क्या आकलन है आपका? नहीं, अब ये तो प्रधानमंत्री ही जान सकते हैं कि खास वजह क्या हो सकती है, लेकिन मणिपुर के लोगों को अपेक्षा थी, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों चुप है, और उनपर चुप्पी के बारे में लोग बड़े असहज महसूस कर रहे हैं कि ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। तो मुझे लगता है कि आज नहीं कल प्रधानमंत्री को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि वह मुद्दे पर क्यों रहे। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी बने हुए हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर जो है बातचीत कर रही थी। प्रतिनिधिमंडल भी गया था वहां पर मणिपुर में, वहां पर पूरा जो मुआयना करके आया, और फिर वो राष्ट्रपति मुर्मू से भी उसने मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी विपक्षी दलों ने मिलकर, और बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार की नाकामी पर सवाल भी पूछे, लेकिन कोई यहाँ पर एक्शन नजर नहीं आया केंद्र के तरफ से, सत्ता के गलियारों से। लेकिन अब
डूबगाहट हुई है और लग रहा है कि 24 जून को जब सर्वदलीय बैठक होगी तो आखिर किन किन मसलों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अमित शाह खुद भी गए हैं मणिपुर और वहां का दौरा किया है, विभिन्न समुदायों से शांति बरतने की अपील भी कर आए, लेकिन इस अपील का कुछ खास असर नहीं पड़ा। आरोप बल्कि लग रहे हैं कि अमित शाह ने जो सुरक्षा का वायदा किया था वो पूरा नहीं हो रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक 24 जून को बुलाई है मणिपुर की हिंसा को लेकर, क्या समाधान निकल सकता है, क्योंकि कई मसले हैं जिस पर पहले भी अमित शाह बातचीत कर चुके हैं, खुद मणिपुर गए थे और वहां पर विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, सुरक्षा का वायदा किया था, हिंसा रोकने की अपील की थी, लेकिन इन सब कोशिशों का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कई हथियार भी जो लूट लिए गए थे वो भी सरेंडर किए जा चुके हैं, उसके बावजूद जो हिंसा है वो भयावह रूप लेती जा रही है। हमारे साथ अजय शुक्ला भी बने हुए। अजय सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जैसे ही ये सुना कि सर्वदलीय बैठक की घोषणा हुई है, कांग्रेस की एक ये चिंता कि ये बैठक दिल्ली में क्यों बुलाई गई है, ये बैठक मणिपुर में क्यों नहीं हो रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये बैठक अगर मणिपुर में आयोजित होती तो इस समस्या का समाधान तेजी से निकल सकता था और ठोस हो सकता था? स्वाभाविक सी बात है, जहां समस्या वहां चर्चा होनी चाहिए। रवि की बात से पूरी तरह सहमत। रवि जी, मेरा भी ये कहने का मतलब वो आदेश में गलती से भूल गया, जो एडवाइजरी थी हाईकोर्ट के, और चूंकि हाईकोर्ट का होता है तो आदेश के फॉर्म में देखा जाता है सामान्य तौर पर, तो वो चीज थी। लेकिन मैंने उसी के साथ कहा था यदि उसको सही से इम्प्लीमेंट करते, उसको समझ के करते तो शायद समस्या नहीं होती। लेकिन जानबूझ के उसको इस तरह से पेश किया गया कि वो समस्या बन जाए, और वो समस्या बनने से फायदा क्या होता था कि उन्हें लगा कि मैतेई समुदाय के तरफ पूरी आ जाएगा, 40 घंटे अंक भी है, और उससे एक स्थायी सत्ता का आधार बन गए। असली खेल ये था। दूसरी चीजें बाकी जो हुई है चीजों पे मैं नहीं जिक्र करूंगा क्योंकि बहुत सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी चीजें आपका रिकॉर्ड पता है जी। लेकिन इन सब के बाद में जब हाथ से खेल निकल गया तब इनको डर लगने लगा। और जैसा आपने बताया इस मैत्री समुदाय में नाराजगी आई, तो वो वजह है कि इनको बैठने की स्थिति बन रही। दूसरी चीज ये है, सोनिया गांधी के बोलने का मतलब बहुत बड़ा होता है। सोनिया गांधी का यदि कोई बयान होता है वर्ड उसमें बहुत तेजी से कॉग्निजेंस लेते हैं। राहुल और सोनिया को ही वो हिंदुस्तान में विपक्ष के तौर पे देखता है जी। तो वर्ल्ड की चूंकि उसकी रिकॉग्निशन इतनी ज्यादा है और प्रधानमंत्री समय अमेरिका के दौरे पे यदि इस मुद्दे पर थोड़ा सा वो हुआ तो वहां तक उनके जो उनका पूरा प्लानिंग है, इवेंट है, वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 100 करोड़ के लिए ये कोशिश है, इससे कोई नतीजा मैं समझता हूं निकलने वाला है, क्योंकि नतीजा खुद पर निकलेगा, नतीजा दिल्ली में बैठ के नहीं निकल सकता जी। और पर काम हो नहीं रहा है। ग्राउंड पर तो आप स्विच मिल रहे हैं, ग्राउंड पे आप गोल चला रहे हैं, ग्राउंड पे आप तमाम चीजें कर रहे हैं। तो साहब जब आप मार के बात कर रहे होंगे, एक हाथ पे आप लिए हैं पिस्टल और कह रहे हैं दूसरे हाथ पे आओ तुमसे प्यार कर रहे, तो साहब कौन प्यार करे? तो कमोबेश स्थिति ये। तो सरकार की बात कर रही है, उससे हल नहीं निकलता, हल के लिए जरूरत थी वही करते। और इसी वक्त क्यों नहीं 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले कर लिया, या समस्या जैसी पैदा हुई थी वैसे ही कंट्रोल करने के लिए चर्चा कर लेती। इसका मतलब है सरकार में बैठे लोग आज दूरदर्शी है, मूर्ख है, और फिर वो साजिश करने के आदी हो चुके। और इसका नतीजा है कि इतने लोगों की आंखों पर अब चर्चा करने की बात कर रहे हैं। आपको वहां जाने पहले ही चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि वहां आप जाके एक सकारात्मक नतीजा दे सके। तो पहली बात आपने देरी करी, पहले आपने चुनाव के कारण कहीं देखा नहीं, आप चुनाव में व्यस्त रहे, जब वहां से सब निकल आए अब आपके तब भी आपकी बहुत दिनों तक है। फिर बाद में जब 10 बचा कांग्रेस पार्टी रोड पर रोड कॉन्फ्रेंस करती रही और कहती रही, मेमोरेंडम दिया प्रेसिडेंट से लेकर सबको, बावजूद उसके इतने दिनों बाद एक्शन क्या था कि
कि हम इतनी पोस्ट लगा देंगे, हम ये कर देंगे, कोई गवर्नमेंट आदेश देंगे। तो साहब, गोली की भाषा से आप समाधान निकालना चाहते हैं, गोली की भाषा से समाधान नहीं निकलता। समाधान सदैव केवल निकलता है, शांति से निकलता है। आपको इमीडिएट सारी पार्टियों के साथ बात करके और वहां पर बैठा के साथ चर्चा करानी चाहिए दोनों पक्षों को। अब समाधान निकालते हैं, बिल्कुल शांति से हो जाता, शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं था जितना बड़ा हो गया। तो ये अपनी छवि बचाने का खेल है और कुछ नहीं। पर ये जो छवि बचाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये छवि मणिपुर के लोगों के लिए कम से कम बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इन आदिवासी इलाकों में खुद भी गए हैं और आप इन लोगों को बहुत करीब से समझते हैं। ऐसे में जैसा कि रवि सर ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वीडियो मैसेज दे दिया होता या फिर कोई संदेश दे दिया होता, शांति बरतने की बात कह दी होती, तो लोग वहां कैसे हैं कि वो मान भी लेते इस बात को। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अगर ये मणिपुर में बैठक हो जाती तो ये ज्यादा सफल होती? दिल्ली में जो ये बैठक हो रही है, क्या आप भी इसे इत्तेफाक रखेंगे? जैसा अजय सर ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक मुलाकात हो रही है जो बाइडेन से, और वहां पर बहुत बड़ी एक तस्वीर बनाई जा रही है कि अमेरिका में जो है मोदी की जो है काफी तारीफें हो रही हैं, भारत सरकार की काफी तारीफें हो रही हैं, और ऐसे में सोनिया गांधी का वीडियो संदेश आ जाना कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति करनी पड़ गई है सरकार को। लेकिन नेहा जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो जनजाति समाज होता है वो सम्मान के प्रति ज्यादा जागरूक होता है और सम्मान पसंद होता है, चाहे वो जान क्यों नहीं चली जाए। और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें तो जमीन की लड़ाई तो है, लेकिन सम्मान की लड़ाई है कि जो जनजातीय स्वशासित प्रदेश है वो अपने अनुसार जीना चाहते हैं, वो अपने संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, वो अपने आदर्श और मूल्यों को रखना चाहते हैं। तो यदि आप उनके सम्मान के साथ जहां पर भी खिलवाड़ होता दिखता है, वो चाहे बातचीत के तौर पर देख लो आप, या सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने के तौर पर देख लो आप, या उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने के तौर पर आप देख लो, तो दिक्कतें तो निश्चित तौर पर बढ़ती। लेकिन उसके बावजूद देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में आपको समन्वय स्थापित करके, सभी से बातचीत करके आम राय स्थापित करना ही चाहिए। यदि आम राय बनती है तो निश्चित तौर पर चाहे नागा हो, चाहे कुकी हो, या चाहे मैटे समुदाय हो, यदि इन समुदायों के सारे लोग बैठकर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर नेहा जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पूर्वोत्तर में एक बुरी चीज पनप गई है कि वो सारी समस्याओं का हल जो है वो करने के लिए दिल्ली को देखते हैं। तो मुझे लगता है जो दिल्ली में बैठक हो रही है तो इसी का नतीजा है, क्योंकि सारे लोगों की जो निगाहें हैं वो दिल्ली की ओर होती है। लेकिन दिक्कत यही है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी पूर्वोत्तर की जो राज्य है वो अपनी समस्याओं के लिए दिल्ली की ओर क्यों देखते हैं? वो क्यों नहीं मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं? और यदि वो समाधान नहीं कर सके तो इस देश का जो लोकतंत्र है वो क्या नाकाम हो गया है? क्या जो हमारे राजनेता हैं जो शीर्ष स्तर पर काम करते हैं वो नाकाम हो गए? या इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो स्थानीय तौर पर अपने जाति समाज का, अपने भाषाई समाज का या अपने समुदाय का नेतृत्व करते हैं, तो ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जवाबदेही जो है, जिसमें आप अपने राज्य के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसमें ये जो नाकामी है उसी का परिणाम है मणिपुर की हिंसा। जाहिर सी बात है वो विपक्ष के नेताओं के साथ, पक्ष के नेताओं के साथ, वहां के जनजाति समुदाय के साथ बैठना पड़ेगा। यदि देर कर दी उसके बावजूद तुरंत बैठिए, तुरंत समाधान करिए, क्योंकि यह मत भूलिए कि यह मणिपुर नहीं चल रहा है, भारत का पूर्वोत्तर का राज्य चल रहा है। और वह पूर्वोत्तर का राज्य जिसकी जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बर्मा म्यांमार से मिलती है, और म्यांमार में आप सब जानते हैं भूमिका पनप गया है। तो यदि हम इसको रोकने में नाकामयाब रहे, यदि इसमें और देर हो गई तो निश्चित तौर पर ये जो सिविल वार है यह मणिपुर में भी छिड़ जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं कि यह मणिपुर तक सीमित रहेगा, इसकी आग जो है वो भारत के अन्य इलाकों को भी प्रभावित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज के
सभी जो हमारे पैनलिस्ट थे, विशेषज्ञ, उनका, क्योंकि समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आपका भी, अजय सर आपका भी और रवि सर आपका भी, कि आपने मणिपुर के जो हालात हैं और इस पर जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, इसके क्या नतीजे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो हिंसा हो रही है, अगर मणिपुर में जाकर ही इन जनजातियों के जो नेता हैं, प्रतिनिधि, उनके बीच बैठकर बातचीत नहीं करते हैं और अगर दिल्ली में बातचीत होती है तो इसका ज्यादा फर्क जो है या फिर ज्यादा असर जो है वो मणिपुर पर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लगातार अमित शाह की तरफ से भी कोशिश हुई कि वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि समुदाय के बीच शांति सामंजस्य स्थापित किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोशिशों में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देरी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर आलोचना करी, आपत्ति करी। देखना होगा कि 24 जून को 3 बजे जब ये सभी दल बैठेंगे तो मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए क्या मिलजुल कर कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि केंद्र और विपक्ष में भी लगातार विभिन्न मुद्दों पर टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के साथ ही जल रहा है मानवता जल रही है, चाहे वो मैतेई समुदाय के लोग हो, चाहे वो कुकी समुदाय के लोग हो, मणिपुर जल रहा है और इस पर सभी दलों को मिलकर समाधान निकालना बहुत ही आवश्यक हो गया है। 50 दिन गुजर चुके हैं और ज्यादा देरी करना सही नहीं होगा। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर, info@justbroadcasting.com के साथ साथ neha@justbroadcasting.com पर भी आप मेल भेज सकते हैं, जिसमें आपकी शिकायतों और सुझाव दोनों का मुझे इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।